हेलो एवरीवन। तो आपका नया वीडियो में स्वागत है और इस वीडियो में हम देखेंगे टीसूज यानी उत्तक। ओके, और इससे ना आपको एक क्वेश्चन हर हाल में एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मेरी इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए कुछ इसमें जो टर्म है वो हम देख लेते हैं। जैसे पहले मैंने जो हाईलाइट की है वो यह है कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि बताइए, मतलब सभी जीवित प्राणी या पौधे किस चीज से बने होते? तो कोशिका से बने होते। पहला क्वेश्चन यहाँ बना आपका। आगे बढ़ते हैं कि एक कोशिकी जीव में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किया जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा में एक ही कोशिका द्वारा गति, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है। तो अब जैसे है कि देखो, इसमें क्या दिया कि कोशिका जो है सभी मौलिक कार्य, मतलब जो भी जरूरी की कामें हैं ना, वो कैसे करती है? तो वो एक ही कोशिका के माध्यम से करती है। ये नहीं कि अगर उसे सोना है तो अलग करेगा, उठना है तो अलग है, खाना बनाना है तो अलग नहीं। जो हमारा बॉडी है वो क्या करता है, एक ही है ना फॉर्म। तो वो हमारा क्या करता है, एक बॉडी वो खाना भी बनाता है, वो सांस भी लेता है, वो ऑक्सीजन भी की क्रिया करता है। तो ये क्या करते हैं, एक ही पार्ट करे। तो हमारा जो कोशिका है वो भी क्या करेगा, एक ही माध्यम से सभी चीजें करेगा, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट आप याद रखना थोड़ी बहुत। पहला यहाँ से एक क्वेश्चन ये वाला बनेगा। आगे देखते हैं हम। अब ये वाला जो लाइन जो मैं नेक्स्ट पढ़ने जा रहा हूँ, ये कितना इम्पोर्टेंट है, आप जब मैं पढ़ूंगा तब उससे आपको समझ में आएगा कि मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती और सिकुड़ती है, ठीक है, जिससे गति होती है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे, एग्जाम में पूछे कि बताइए मनुष्यों में वह कौन सी कोशिका है, ठीक है, जिससे पेशीय, पेशीय मतलब जो, मतलब हड्डी वगैरह के जो कार्टिलेज वगैरह होते हैं ना, हड्डी के मुलायमदार पार्ट्स वगैरह जो आपके ठेहुना में होता है, कोहनी में होता है, ठीक है ना। जैसे मुड़ते सिकुड़ते हैं ना। उसके अलावा कान में जो होता है कार्टिलेज वाला, मुड़ते सिकुड़ते। तो पूछेगा कैसे एग्जाम में कि बताइए मनुष्यों में वो कौन सी कोशिका है जिससे गति होता है। तो वो हमारा क्या है, पेशीय कोशिका जो फैलती और सिकुड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, गति होता है। मतलब पेशीय कोशिका, पेशीय कोशिका के कारण मनुष्यों में फैलना और सिकुड़ने की क्रिया होती है, जिससे हम गति कर पाते हैं, मतलब जिससे हम स्पीड में दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, ये सब क्रिया करते हैं, ठीक है। अगला है तंत्रिका कोशिकाएं। ये क्या करती है, तो संदेशों का वाहक होती है। मतलब शरीर में संदेश कौन सा कोशिका पहुंचाती है, तो तंत्रिका कोशिका पहुंचाती है। जैसे कौन कौन से संदेश पहुंचाती है, तो मतलब खून कितना जरूरी है शरीर को, ऑक्सीजन कितना है शरीर को जरूरत, भोजन कितना जरूरत है, हार्मोन कितना जरूरत है। तो ये सब चीजें कौन संदेश वाहक के रूप में यानी मैसेंजर के रूप में काम करता है, तो वो हमारा तंत्रिका कोशिका करती है, ठीक है। दो क्वेश्चन यहाँ से बना आपका। अब देखो, पौधों में ना एक वाहक नली होती है, ठीक है, पौधों में, जो ना संबंधित कोशिका भोजन और पानी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है। तो मतलब पूछेगा एग्जाम में कि बताइए वह कौन सा नलिका है जो पौधों में भोजन और पानी को एक जगह से दूसरे स्थान ले जाती है, तो वो हमारा है वाहक नलिका, ठीक है। अब अगला है एक है उत्तक कोशिका, ठीक है। उत्तक यानी टिश्यूज, ठीक है। तो टिश्यूज के बारे में जो दिया हुआ है, जो इस चैप्टर का नाम है टिश्यूज, तो इसका काम क्या होता है, तो यह ना शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न करता है। मतलब अगर बॉडी में जो भी काम होगा ना, जैसे भोजन पहुंचाना, खून का कमी के बारे में जानना, दर्द कहाँ हो रहा है, ये सब जो काम होगा, ये सब किसी स्थान पर होगा या किसी एक समय पे होगा, तो ये किसके द्वारा होगा, ये किस समूह के द्वारा होगा, तो उत्तक के द्वारा। यानी टिश्यूज ही क्या करता है, जैसे अभी हमने ऊपर में देखा तंत्रिका कोशिका क्या करता, तो वो हमारा संदेशों का वाहक होता है। तो ये क्या एक कोशिका ही है ना, जो टिश्यू उत्तक ही है ना, तंत्रिका उत्तक है ना। यानी सेल का एक पार्ट है ना, इसी के समूह को हम क्या करते हैं, टिश्यूज कह देते हैं।
अब देखो जो हमारा खून है ना, रक्त, ये किस ऊतक का उदाहरण है? तो फ्लोएम तथा पेशी ऊतक का उदाहरण, मतलब फ्लोएम तथा पेशी टिश्यू में रक्त की जो होती है पूर्ति वगैरह होती है, ठीक है ना, तो ये उसका उदाहरण है। अब अगला यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि क्या पौधे और तंतु एक ही तरह के ऊतक से बने होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पौधे क्या होते हैं कि स्थिर होते हैं, मतलब वो एक जगह ही रहता है। आप पेड़ों को देखते हैं ना, वो एक जगह रहते हैं, क्या वो हिलते डुलते हैं? उसके शाखाएं हिलती डुलती यानी ब्रांचेस हिलती डुलती है, लेकिन वो नहीं हिलता, ठीक है। और वे गति भी नहीं करता। आप देखो कभी पौधे को गति करते? नहीं, वो एक ही जगह उसका जड़ है, बस उसका ऊपर का जो पार्ट्स है वो क्या करता? गति करता, ठीक है। ये सब कैसे क्वेश्चन पूछेगा? तो ये मोर देन वन में पूछेगा, स्टेटमेंट दे देगा ए बी सी डी, ठीक है ना, पूछेगा ए बी सी, या नॉन ऑफ द एबव या डी, ऐसे करके पूछेगा, उसमें ये सब काम आते हैं, ठीक है। उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं, जैसे शाखाएं होते हैं ना, ये जैसे पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, तो ये क्या हुआ, एक स्थिर जगह पे खड़ा, लेकिन इधर से वृक्ष निकल जाएगा, है ना, एक इधर से पत्ता निकल जाएगा, है ना, एक इधर से टहनी निकल जाएगी, इस तरीके से होता है। तो क्या ये इसको सहारा दे रहे हैं ना, ये इसको एक स्ट्रक्चर प्रदान कर रहे हैं कि देखो पेड़ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आपको याद हो गया होगा ये फोटो देखने के बाद। अब क्या है पौधे और इसमें अंतर? तो पौधे की जो वृद्धि होती है ना, कुछ क्षेत्रों में ही होती है, मतलब कि अगर जैसे पौधा है ना, तो इसका वृद्धि क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एक ब्रांच बना लेगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो ब्रांच के ऊपर ब्रांच बना लेगा, यही सब करेगा ना। लेकिन जंतुओं में ऐसा नहीं होता। जंतु क्या करते हैं कि प्रजनन की क्रिया भी करते हैं ना, वो अलग अलग प्रकार के काम करते रहते हैं, तो उनमें क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब उनमें सीमित मात्रा में वृद्धि की कोई गुंजाइश नहीं होती, कभी लंबा मोटा, है ना, वक्त के हिसाब से जिस तरीके से वो क्रिया करता है उस तरीके से वो ढल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बनता है कि ऊतकों का विभाजन कैसे हम करते, तो उसके हम क्षमता के आधार पे करते, ठीक है। और इस क्षमता के आधार पर जब हम ऊतकों का विभाजन करते हैं तो कितने प्रकार के होते हैं, तो वृद्धि होते हैं, एक विभाज्य ऊतक होते हैं और एक अस्थायी ऊतक होते हैं। यानी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ऊतकों का विभाजन हम कैसे करते हैं? तो उसके क्षमता के आधार में, कितना उसका कैपेसिटी है उसके आधार पे। अब यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ से अभी तक तो क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट टीआरई 3 या टीआरई 4 या बीपीएससी 17 में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि किसी पौधे में विभाज्योतक की स्थिति क्या होती है। तो ऊपर में क्या होता है, शीर्षस्थ विभाज्योतक, बीच में अंतर्वृष्टि विभाज्योतक और नीचे में पार्श्व विभाज्योतक, ठीक है। अब इसको समझते हैं, शीर्षस्थ विभाज्योतक में क्या क्या हो सकता है। तो इसमें जड़ एवं तानों की वृद्धि वाले भाग विद्यमान रहते हैं। तो पूछेगा एग्जाम में कि बताइए पौधे में विभाज्योतक की स्थिति में शीर्षस्थ विभाज्योतक में कौन सा भाग विद्यमान रहता है? तो जड़ एवं तना, ठीक है। और एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ दिया हुआ है कि तने की परिधि या मूल में वृद्धि एवं पार्श्व विभाज्योतक के कारण होता है। मतलब तना का वृद्धि कैसे होता है? तो ये पार्श्व विभाज्योतक के कारण होता है। ये जैसे यहाँ पे जो तना होगा ना, तो किसके कारण होगा? तो इस पार्श्व विभाज्योतक के कारण तना में वृद्धि होगा, ठीक है। अंतर्वृष्टि विभाज्योतक कहाँ होगा? तो पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। जैसे अंतर्वृष्टि विभाज्योतक है तो पत्तियों के आधार में यहाँ पे विभाजन हो सकता है, टहनियों में हो सकता है, ठीक है ना। अब है कोशिका द्रव, है ना, ये क्या होता है, इसमें पतली कोशिका भित्ति होती है और स्पष्ट केंद्रक होता है, लेकिन इसके पास रसधानी नहीं होता है। विभाज्योतक कोशिका क्या करता है? तो विभाजित होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों का निर्माण करता है, ठीक है ना। विभाज से विभाजन समझ में आ रहा है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है सरल अस्थायी ऊतक, ठीक है।
और ये क्या करता है ना, तो परत ऊतक के अधारणीय पैकिंग का निर्माण करता है और इसे हम क्या कहते हैं, तो पैराकाइमा ऊतक कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में पूछेगा कि बताइए पैराकाइमा ऊतक किसे कहते हैं, तो ये क्या करता है, ये ऊतक के अधारणीय पैकिंग का निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैराकाइमा ऊतक। ठीक है, सरल अस्थायी ऊतक क्या होते हैं, तो ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। यह ऊतक पौधों को सहायता प्रदान करता है और भोजन भंडारण में मदद करता है। तो एग्जाम में पूछे कि बताइए वो कौन सा ऊतक है जो पौधों को सहायता देता है और भोजन भंडारण में मदद करता है, तो वो सरल अस्थायी ऊतक है। अगला एक टर्म आया क्लोरेनकाइमा, यानी हरित ऊतक किसे कहते हैं, तो जिसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा क्लोरोफिल की घटना के माध्यम से जो स्थिति का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोकाइमा। इसमें क्या एक क्लोरोफिल दिया हुआ है, ठीक है, और एक क्या दिया हुआ है, काइमा। ठीक है, तो यहाँ काइमा से क्या होगा, पैराकाइमा। ठीक है, और ये इसका मतलब क्या है कि पैराकाइमा किस में पाया जाता है, तो ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल में क्या होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है जिससे पौधों को भोजन की प्राप्ति होती है और इन दोनों को मिक्स करके क्या बन गया, क्लोरोकाइमा। ठीक है, अब देखो एक और टर्म दिया हुआ एरेनकाइमा। तो एरेनकाइमा क्या करता है, तो यह पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करता है। ठीक है ना, मतलब पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल कौन प्रदान करता है, तो वो आपका करता है एरेनकाइमा। ठीक है, और पौधों में लचीलापन का गुण किसके कारण आता है, तो कॉलेकाइमा। ठीक है, एग्जाम में पूछे कि बताइए कि पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है, तो कॉलेकाइमा। अगला देखिए, पौधों को कठोर एवं मजबूत कौन प्रदान करता है, तो स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, अब देखो कि नारियल का जो रेशा युक्त छिलका बना होता है तो वो कैसे बनता है, तो वो बनता है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक के कारण। तो एग्जाम में पूछे कि बताइए नारियल के रेशे युक्त छिलके को कैसे बनता है, तो स्क्लेरेनकाइमा की मदद से। ठीक है, अगला है एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस का क्या काम है, तो जल की हानि कम करके पदार्थों की रक्षा करता है। तो पूछे कि बताइए वो कौन सा कोशिका का भाग है जो मतलब जल की हानि को कम करके पादपों की रक्षा करता है, तो वो हमारा है एपिडर्मिस। ठीक है, और ये क्या है, तो यह एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। क्यों, क्योंकि उससे पादपों की रक्षा किया जा सके। ठीक है, यह एक चपटी आकार की होती है। कौन चपटी आकार की होती है, एपिडर्मिस। ठीक है, अब है कि स्टेमोटा किसे कहते हैं, तो ये जब हम एपिडर्मिस में पत्ती के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्रों को देखते हैं, मतलब ये पत्ती है ना, मान तो छोटे छोटे छिद्र जो होंगे तो उसको देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्टेमेटा। अब देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाष्पोत्सर्जन, यानी वेपराइजेशन की क्रिया भी किसके द्वारा होता है, तो वो स्टोमेटा की क्रिया के द्वारा होता है। वेपराइजेशन में क्या होता है, तो वाष्प के रूप में पानी का निकलना और उसके बाद फिर बारिश होना। ठीक है ना, मतलब ये समुद्र का क्षेत्र है और ये बादल क्षेत्र है, तो यहाँ से पानी का जो ऐसे फ्लो बनेगा, सॉरी, पहले ये पानी का भाप बन के ऊपर गया तो फिर नीचे क्या करेगा, बारिश बन के गिरेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन यानी वेपराइजेशन। और ये किस क्रिया के द्वारा होता है, तो स्टोमेटिक क्रिया के द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहीं नहीं मिलेगा। अगला है एपिडर्मल कोशिका। इसका काम क्या है, तो पानी को सोखने का कार्य करती है। मतलब अगर जड़ों में पानी है ना, तो उस पानी को सोख कर जड़ों को मजबूती प्रदान कौन करेगा, तो वो करेगा एपिडर्मल कोशिका। अब देखो मरुस्थलीय पौधों के बाहरी सतह वाले एपिडर्मिस में क्यूटीन का लेप होता है। ठीक है, तो क्यूटीन का लेप क्या करता है ना, कि जब जो मरुस्थलीय क्षेत्र यानी डिजर्ट क्षेत्र है उसमें जल और रासायनिक पदार्थ का काम करता है।
है, मतलब जल की जो क्षमता है ना उसका अवरोधकता को बढ़ा देती है। तो एग्जाम में पूछे कि बताइए वह कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो मतलब मरुस्थलीय पौधों की बाहरी सतह वाले में एपिडर्मिस लेप होता है जिससे वो जल अवरोधक की कार्य करता है। तो वो हमारा क्या है, क्यूटीन यानी क्यूटी। ठीक है। अब देखो अगला इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अंतः कोशिका जो होती है, इस अंतः कोशिका भित्ति होती है, इसमें कौन सा रसायन होता है, तो सुपरीन रसायन होता है। और ये क्या करता है ना कि छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बनाता है। मतलब कि जैसे छाल पड़े हुए हैं ना, तो इसमें ना अपना हवा और पानी है ना इसमें घुस नहीं सकता है। और ये किसके द्वारा होता है, तो सुपरीन रसायन के द्वारा। कहाँ होता है, तो अंतः कोशिकीय स्थानों पर। अब एग्जाम में कैसे पूछे कि बताइए वह कौन सा रसायन है जो मतलब अंतः कोशिका स्थानों को व्यवस्थित रखने के लिए उसके छालों को हवा एवं पानी से अभेद बनाता है। तो वो हमारा क्या, सुबरीन रसायन। ठीक है, कितना इम्पोर्टेंट है। अब हमारा अगला है जटिल अस्थायी उत्तक। अभी हमने देखा सरल अस्थायी उत्तक, अब जटिल अस्थायी उत्तक। पहले इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। तो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे कि बताइए जटिल अस्थायी उत्तक का उदाहरण निम्न में से कौन है, तो जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। अब देखो इसके कुछ और है, जैसे ट्रैकिड। ओके, एक सेकेंड। एक है पैरोकाइमा। ये क्या करता है कि भोजन का संग्रह करता है। जटिल उत्तक में भोजन का संग्रह कौन करता है, तो वो करता है पैरेनकाइमा। ठीक है। और सहारा देने का काम कौन करता है, तो फाइबर। ठीक है, मतलब उसका हेल्प करता है। अब अगला है कि फ्लोएम जाइलम के असमान पदार्थों को कोशिका में दोनों द्वारा गति करता है। ये तो नहीं पूछेगा, ये पूछेगा कि बताइए पत्तियों से भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में कौन पहुंचाता है, तो वो हमारा पहुंचाता है फ्लोएम, यानी फ्लो करता है। ठीक है। अब अगला पूछेगा कि कौन सा फ्लोएम कोशिका है जो जीवित नहीं रहती है, तो वो फ्लोएम रेशो है। ठीक है। अब अगला एक कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम जब सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते तो हम ऑक्सीजन लेते, और ये ऑक्सीजन कहाँ जाती, तो यह ना फेफड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है तथा रक्त के साथ शरीर के सभी भागों में पहुंचता है। मतलब अगर जैसे एक मानव है ना, चिंटू इसको मान लेते हैं, तो ये जब ऑक्सीजन लेगा ना, तो ये ऑक्सीजन लेगा तो ये कैसे जाएगा, तो फेफड़ा में पहले जाएगा। ठीक है। और फेफड़ा क्या करेगा, ये रक्त के साथ यानी खून के साथ क्या करेगा, पूरे शरीर में क्या करेगा, फैलाएगा। तो एग्जाम में पूछे कि बताइए हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसके बाद उसको कौन अवशोषित करता है, तो वो हमारा फेफड़ा अवशोषित करता है। ठीक है। और पूछेगा कि उसके बाद शरीर के कोशिकाओं में कौन पहुंचाता है, तो रक्त के साथ मिलकर ये शरीर के अन्य भागों में पहुंच जाती है। ठीक है। देखो और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, रक्त जो है, खून जो हमारा ये किस ऊतक का एक प्रकार है, तो संयोजी ऊतक का प्रकार है। ठीक है। ये क्या करता है, तो ये ना शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है। रक्त यानी खून के बारे में भी हम बात करें। इसके अलावा ये भोजन और ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ये मोर देन वन ऑप्शन जब रहेगा ना एग्जाम में, उसमें पूछेगा। उसके अलावा खून का और क्या काम है, तो ये अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित कर यानी इकट्ठा करके यकृत तथा वृक्क तथा उत्सर्जन के लिए पहुंचाता है। ठीक है ना। यकृत तथा वृक्क तक अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के लिए कौन पहुंचाता है, तो खून पहुंचाता है। उसके अलावा भोजन और खाना को सभी कोशिकाओं तक कौन पहुंचाता है, तो खून पहुंचाता है यानी रक्त पहुंचाता है। उसके अलावा क्या क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर में पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जाता है, तो खून पहुंचाता है। ठीक है।
उसके अलावा पूछेगा कि खून किस ऊतक का एक प्रकार है, तो संयोजी ऊतक का, ठीक है। और पेशी किस ऊतक का उदाहरण है, तो पेशीय ऊतक का। अगला है एपिथेलियम ऊतक। ये क्या करता है ना कि शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक, मतलब शरीर को बाह्य सुरक्षा कौन प्रदान करता है, तो एपिथेलियम ऊतक करता है। अब है कि एपिथेलियम ऊतक से शरीर के कौन कौन से भाग बने, त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, नली का स्थान, फेफड़ों की कुपिका, वृक्कीय नली आदि। मतलब पूछा कि बताइए निम्न में से एपिथेलियम ऊतक से बना हुआ का कौन कौन से उदाहरण है, तो दे देगा ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी, है ना। तो उसमें आपको याद रखना होगा, उसमें त्वचा, मुंह, आहार नली सब है, ठीक है ना। अगला क्या पूछे कि बताइए वो कौन सा ऊतक है जो शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करता है, तो एपिथेलियम, ठीक है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है चपटी एपिथेलियम ऊतक के बारे में। वो क्या है कि कोशिका में रक्त नलिका स्तर या कुपिका जहाँ पदार्थों का संवहन परागमय झिल्ली द्वारा होता है, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, तो चपटी एपिथेलियम ऊतक कहते हैं, ठीक है। और आहार नली तथा मुंह का स्तर किससे ढका होता है, तो शल्की एपिथेलियम से ढका होता है, ठीक है। उसके अलावा अगला क्या पूछेगा कि कटने तथा फटने से बचाने के लिए जो हम परतों को व्यवस्थित करते हैं उस वो कौन सा ऊतक है, तो वह स्तरित शल्की एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। उसके अलावा अगला पूछेगा कि जहां हम शरीर में अवशोषण और स्राव करते हैं, जैसे आंत के भीतरी स्तर में, वहां पे कौन सा कोशिका मौजूद होता है, तो लंबी एपिथेलियम कोशिका मौजूद होता है। उसके अलावा पूछेगा कि स्तंभकार एपिथेलियम ये क्या करता है, तो एपिथेलियम अवरोध को पार करने में सहायता प्रदान करता है। अब देखो अगला हम क्या है, अगला है घनाकार एपिथेलियम वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि के नली का स्तर का निर्माण करती है। मतलब घनाकार एपिथेलियम ऊतक किसका निर्माण करती है, तो वृक्कीय नली तथा लार ग्रंथि के नली का स्तर का निर्माण करती है, ठीक है। अब अगला है कि ग्रंथिल एपिथेलियम क्या है, तो ये जब हम कभी कभी एपिथेलियम ऊतक का कुछ भाग अंदर की ओर मुड़ा होता है तथा बहुकोशिकीय ग्रंथि का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रंथिल एपिथेलियम ऊतक, ठीक है। नेक्स्ट है संयोजी ऊतक। तो खून जो है हमारा वो किसका उदाहरण है, तो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। अब संयोजी ऊतक के कुछ जो विशेषताएं हैं वो हमें याद रखने की जरूरी है, क्योंकि एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो ये आपस में कम जुड़ी होती है, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, यह तरल, सघन या कठोर कुछ भी हो सकती है। यह कार्य के अनुसार बदलती रहती है, तीन विशेषता हुआ इसका। अब अगला जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि रक्त का तरल आघात्री भाग को हम क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल तथा प्लेटलेट निलंबित होते हैं। मतलब पूछेगा कि वो शरीर का कौन भाग है जहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट निलंबित होते हैं, मतलब वहाँ पे उनका आना जाना मना है, तो वो हमारा प्लाज्मा में, ठीक है। अब पूछा है कि प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन कहाँ पे मिलते हैं, तो प्लाज्मा में मिलते हैं। अगला है अस्थि। अस्थि भी किसका उदाहरण है, तो संयोजी ऊतक का। पूछ देगा कि निम्न में से बताइए संयोजी ऊतक का कौन कौन उदाहरण है। तो अभी हमने देखा ऊपर में, पहला रक्त, दूसरा देख रहे अस्थि, ठीक है। इसका काम क्या है, तो ये पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है। तो एग्जाम में पूछे कि वह कौन सा संयोजी ऊतक है जो पंजर का निर्माण कर शरीर के आकार का निर्माण करती है, तो अस्थि संयोजी ऊतक।
उसके अलावा अस्थि संयोजी ऊतक का और क्या काम है, तो ये मांसपेशियों को सहारा देती है, ये मजबूत और कठोर होती है, और यह कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती है। तो चारों विशेषता आपको याद रखना है, ठीक है। अभी तक हमने दो संयोजी ऊतक का उदाहरण देखा, पहला रक्त देखा, दूसरा अस्थि देखा, तीसरा हमारा स्नायु, ठीक है। यह क्या होता है, तो लचीला और मजबूत होता है, पहला इसका विशेषता। अगला जो संयोजी ऊतक का उदाहरण है उसका नाम है कंडरा यानी टेंडन, ठीक है। अभी तक तीन देखा, ये चौथा है टेंडर यानी कंडरा। ये क्या करता है, तो अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। तो पूछेगा एग्जाम में कि बता अस्थियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है यानी कंडरा जोड़ता है। अगला है संयोजी ऊतक का कार्टिलेज या उपास्थि। तो अभी पांचवा हम देख रहे हैं, सीधे एग्जाम में पूछेगा नहीं, बताइए निम्न में से मतलब संयोजी ऊतक का कौन कौन सा भाग है। तो अभी देखा रक्त, दूसरा हमने देखा अस्थि, तीसरा हमने देखा स्नायु, चौथा देखा टंडन या कंडरा, पांचवा हम देख रहे हैं कार्टिलेज या उपास्थि, ठीक है। इसका क्या काम है, तो यह ठोस, इसका विशेषता देखिए, ठोस अघातरी प्रोटीन तथा शर्करा का बना होता है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाता है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो नाक, कान, कंठ और श्वास नली में मिलता है। सीधे एग्जाम में पूछेगा, बताइए उपास्थि संयोजी ऊतक निम्न में से किस किस में मिलता है, तो नाक, कान, कंठ और श्वास नली। उसके अलावा जब हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं, मतलब कान जो हमारा है मुड़ता है, तो उसमें क्या है, कार्टिलेज ही है, ठीक है, इसलिए हम मुड़ते हैं। तो कान पूछेगा कि कान की हड्डी को क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। जैसे पूछे एग्जाम में कि वह कौन सा शरीर का भाग है या कौन सा हड्डी है जो मुड़ता है, तो वो कार्टिलेज है, ठीक है। अगला संयोजी ऊतक का उदाहरण कौन है, एरिओलर, ठीक है। इसका विशेषता क्या है, तो ये मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर, नसों के चारों ओर में ये पाया जाता है, पहला विशेषता। इसका मेन विशेषता है ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है, ठीक है। अब अगला इम्पोर्टेंट है कि हमारे शरीर में वसा कहाँ संचित होता है, मतलब हमारे बॉडी में फैट कहाँ पे एकत्रित किया जाता है यानी इकट्ठा किया जाता है, तो वह वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक भागों में किया जाता है। मतलब वसा में जो ऊतक त्वचा है ना, उसके आंतरिक भागों में क्या मिलता है, वसा मिलता है। अगला ऊतक है पेशीय ऊतक। इसका मुख्य काम क्या है, तो हमारे शरीर में गति प्रदान करता है। इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन मिलता है जिसका नाम क्या है, सिकुडन, ठीक है। और ये क्या करता है, तो संकुचन एवं प्रसारण के कारण गति प्रदान करता है। कौन करता है, सिकुडन। कितना इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा, बताए कि पेशीय ऊतक में कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो सिकुडन। कहीं लिखा हुआ है ये सब चीज़ें, कोई मास्टर नहीं पढ़ाता है, सब नोट्स में भी सब छोड़ देता है। इसका काम क्या क्या है या इसका विशेषता क्या है, तो पेशियों को इच्छा अनुसार गति कराता है। और इस तरीके की पेशी को क्या कहते हैं, इच्छिक पेशीय ऊतक, ठीक है। और इन पेशियों को हम कंकाल पेशीय ऊतक भी कहते हैं, क्योंकि शरीर का जो कंकाल है वही ना मुड़ता घूमता है। अब देखो रंग, अगला है रेखित पेशीय। तो ये क्या करता है ना, ये ना यह रेखा या धारियों की तरह प्रतीत होता है, ठीक है। ये लंबा, बेलनाकार या शाखा रहित होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो हम देख रहे थे, ये कंकाल पेशी अलग है। ये क्या करता है कि हड्डियों को जोड़ता है और शारीरिक गति में सहायता करता है। पूछे कि वो कौन सा पेशीय ऊतक है जो हड्डियों को जोड़ता है एवं शारीरिक गति में सहायता करता है, तो कंकाल पेशीय ऊतक, ठीक है। अब अगला जो एक क्वेश्चन बनता है कि बताइए वो कौन सा पेशीय ऊतक है जो जीवन भर
प्रसार एवं संकुचन करती तो हृदय। मतलब जब तक इंसान जिंदा तब तक क्या करेगा, ऐसे सिकुड़ेगा, सिकुड़ेगा, दोनों तरफ से सिकुड़ेगा, फिर दोनों तरफ से फैलेगा, ठीक है। तो ये कौन करता है, तो हृदय करता है, यानी हार्ट करता है। अगला है तंत्रिका कोशिका। तो ये क्या करता है, शरीर में उत्तेजना की प्रतिक्रिया को बढ़ाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तंत्रिका उत्तक का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका किससे बना है, तंत्रिका उत्तक से। तो पूछे बताइए निम्न में से तंत्रिका उत्तक के उदाहरण कौन है, तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु। और इसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं क्योंकि तंत्रिका उत्तक का ये भाग है। न्यूरॉन में कोशिकाएं केंद्रक तथा कोशिका द्रव जो साइटोप्लाज्म के भी नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ मौजूद होते हैं, तो न्यूरॉन में होते हैं। न्यूरॉन में एक लंबा प्रवध होता है जिसका नाम क्या है, एक्सॉन। एक तंत्रिका कोशिका कितनी मीटर लंबी हो सकती है, तो 1 मीटर। ये इम्पोर्टेंट है ये सब। बहुत सारे तंत्रिका रेशे संयोजी ऊतक के द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करती है, उतना जरूरत नहीं है। अगला है संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करते। मतलब जब तक बॉडी में उत्तेजना नहीं आता तब तक हम कोई काम करते हैं, चाहे फिजिकल काम हो, है ना, कोई भी काम हो, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, शरीर में उत्तेजना चाहिए। इसलिए हम मोटिवेशन लेते हैं, तब जाके हमारा बॉडी हाँ ऐसे ऐसे करता है, कांपता है, तब जाके हम उत्तेजित होते हैं, ठीक है। अब हम देखें चैप्टर का समरी क्या है। कुछ इसमें अगर इम्पोर्टेंट होगा तो वो मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो ना बताऊंगा। कुछ है नहीं, जो था ऊपर में हमने पढ़ लिया। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर एंड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। थर्ड हमारा चैप्टर कौन सा है, तो वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में विविधता, ठीक है। वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।